Okay class, in the last class we have already completed the part of present tense, all the 4 parts. So today we are going to study about past tense. Next, so in the past tense, as you know that in the present tense, just like that, there are 4 parts. Like first is that is simple past. Second one that is past continuous. Past perfect and past perfect continuous tense. Continuous. Very good. So by this way we are knowing that past tense having 4 parts: simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. So today we are going to study simple past at the first. Okay, so from the beginning. If we are going to talk about the simple past, first we should know that what is the main objective of simple past. इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी की पुरानी हैबिट बताने के लिए. जैसे कोई व्यक्ति कोई काम कभी किसी जमाने में किया करता था, वो उसकी हैबिट थी, तो वहाँ के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं. ठीक है, पहली चीज. दूसरा, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को रेगुलर रोजमर्रा की जिंदगी में करता है, जैसे कि कोई व्यक्ति उठता है रोज ये सब करता है, तो ये उसकी क्या है, एक रेगुलर की दिनचर्या है ना. तो दिनचर्या के लिए ज़्यादातर तो वैसे वुड का यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रही हूँ एटलीस्ट, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए. लेकिन स्पेशली सिंपल पास्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई काम समय के साथ पास्ट में हुआ हो. जैसे मैंने कहा कि कल मैं स्कूल गया, मैंने हिंदी में बोला कि मैं कल स्कूल गया, तो मैंने ये काम, ये एक्शन कब करा, पास्ट में करा. और मैंने कहा मैं कल गया, तो मैं कहूँगी आई went to school yesterday. ठीक है, ये मैंने क्या बताया, ये मैंने अपने समय के साथ और मैंने इसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया. तो यहाँ मैंने क्या किया, मैं स्कूल गया, कब गया, कल गया. ठीक है, और मैंने इसको सिंपल पास्ट. तो एक्शन जो भी पास्ट में जितने भी एक्शन करे जाएंगे और जो एक्शन हो जाएंगे मतलब कंप्लीट हो जाएंगे और उनमें एक अच्छा खासा अंतर होगा, तो उस जगह पर हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे. पहली चीज ये जान जाइए. ठीक है, फिर से बताओ क्या बताया तुमने एग्जाम्पल. तुमने किस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनाया है? भी सही है. चलो, तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो इसमें एक और चीज दी हुई है कि एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस एट सम पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट एंड इज ओवर नाउ. ये उन एक्शंस के लिए भी यूज करा जाता है जो पर्टिकुलर एक्शन आपने कभी करा था. ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को पास्ट पर जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जब कोई काम, जैसे मानिए मैंने शोले मूवी देखी है, तो ये तो पता है कि हमने शोले मूवी देखी है, लेकिन उसके देखने का प्रभाव हमारी लाइफ में अभी तक है ना. ऐसा तो नहीं हो कि शोले मूवी देख ली और हमने उसको नहीं देखी, ऐसा तो नहीं था. हमने उसको अभी भी, मतलब हमारे दिमाग में वो फिल्म है ना. तो इसका मतलब उसका हमने प्रेजेंट इफेक्ट डालने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं. लेकिन उस शोले मूवी को हमने देखा कब, अगर ये बात हमें बतानी होगी, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं बल्कि हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे. जैसे मानो मैंने शोले मूवी 3 साल पहले देखी है. ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी, आई वॉच्ड शोले 3 years before. अब देखो, अब इसमें और ये अंतर और ये वाले सेंटेंस में क्या अंतर है आप लोग बताना मुझे. आई हैव वॉच्ड शोले. कोई मुझे बताएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं
तुम सब आगे पूछो। Who is going to tell me the answer? Yashmin, Yashmin, tell your answer, dear. Yes, ma'am. Beta, tell your answer. I have asked that what is the difference between this sentence and this sentence? Ma'am, I have to tell the difference between I went to school yesterday and I watched the Sholay movie. Ma'am, the sentence I went to school yesterday, it is talking about that we have went to school yesterday, but in the sentence I was Sholay movie three years before. Wait, Yashmit, you are not able to understand my question. Somebody else want to tell? Ankit, would you? Yes, ma'am. Tell. And I went to school yesterday. अच्छा चलो चुप हो जाओ, समझ गए तुम लोग को कितना आता है। शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। हाँ मेरी बात सुनो बेटा, मैं बता रही हूँ, ध्यान सुनो। इस वाले सेंटेंस में आई हैव वॉच्ड शोले 3 years बिफोर एंड आई हैव वॉच्ड शोले, इन दोनों में किसका अंतर आ रहा है? इसका अंतर आ रहा है, समय का अंतर आ रहा है। इसमें आपको समय का पता चल रहा है, समय क्या है एकदम फिक्स है, लेकिन इसमें आपको समय का पता नहीं चल पा रहा है। तो क्या होता है बच्चों कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो भी पास्ट के बारे में बताता है, और सिंपल पास्ट होता है वो भी पास्ट के बारे में बताता है। लेकिन दोनों के पास्ट में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि इसका पास्ट जो होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट की बात करी जाती है, उसका एक्शन जो होता है उसका प्रभाव अभी भी बना होता है, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी नहीं बना हुआ है। ये तो हमने देख लिया एक्शन खत्म हो गया, लेकिन इसमें हमने देखी है, हम बोल रहे हैं हमने फिल्म 3 साल पहले देखी थी, हमने तो शोले फिल्म देखी है। आया आपका समझ में? Yes, ma'am. हाँ अब यही है दोनों में डिफरेंस, अब मत बोलना, आगे चले। Yes, ma'am. Yes. तो इसके फॉर्मूले के लिए हम जाते हैं। फॉर द सिंपल फास्ट द फॉर्मूला इज फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल, फॉर द सिंगुलर एंड प्लूरल द फॉर्मूला इज सेम। पहली चीज तो ये, प्रेजेंट टेंस में सबके लिए फॉर्मूले अलग अलग थे, लेकिन पास्ट टेंस में जो सिंपल पास्ट होता है उसमें दोनों के लिए ही सेम फॉर्मूला लागू होता है। अब हम सिंगुलर और प्लूरल के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म। क्या मैंने बताया बच्चों? सेकंड फॉर्म जानते हो ना? जैसे गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गो की सेकंड फॉर्म गॉन नहीं होती है, वेंट होती है। हाँ, ऐसे बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है? BOUGST, बॉट होती है। सेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड होती है। स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्लेप्ट होती है। अब याद आया कुछ कि नहीं याद आया? आया ना? यही चीज आप लोगों को पढ़नी है बेटा। सारे बच्चे जितनी भी वर्ब की फॉर्म्स हैं वो सब लर्न कर लेंगे, तभी आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना? और मैंने आप लोगों को जब वर्ब्स चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब्स के बारे में आप लोगों को बताया था, है ना? तो यही चीज है इसमें, ठीक है? तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी
एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर यही सेंटेंस निगेटिव में होगा तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट प्लस डिड। इधर को बच्चों उसमें क्या लगता था हम लोगों का जो सिंपल प्रेजेंट था उसमें डू और डज लगता था। क्या लगता था? डू और डज। हाँ, और किसके अकॉर्डिंग लगता था? सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में हम डू को प्लूरल में लगाते थे और डज को सिंगुलर में लगाते थे। यहाँ पर जो ये वर्ड डिड है इसका यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका डिड, फिर आएगा आपका नॉट, फिर आएगा आपका वर्ब। लेकिन इसमें भी सेम टू सेम वर्ब की कोई भी फॉर्म नहीं लगेगी, सिंपल वर्ब की फॉर्म लगेगी। जैसे सिंपल प्रेजेंट में होता था ना कि डिड नॉट के बाद बच्चों, जैसे उसमें क्या लगाते थे हम? डज नॉट लगाते थे। डज नॉट के बाद क्या होती थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी। इसी तरह इसमें भी जब निगेटिव और इंटेरोगेटिव आएगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हाँ बेटा, हाँ सिंगुलर में भी डिड लगता है और प्लूरल में भी डिड लगता है, दोनों में डिड लगेगा। ठीक है, ये देखो मैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए बता रही हूँ ना बेटा। ठीक है, फिर हम इंटेरोगेटिव यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा? ये डिड पहले आ जाएगा। जैसे डज पहले आता था वैसे डिड पहले आ जाएगा। डिड, फिर क्या होगा आपका? सब्जेक्ट, फिर क्या होगा आपका? वर्ब। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, और इसके साथ ऑब्जेक्ट, इसके साथ ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया? तो आगे सेंटेंस बनाएं। चलो ठीक है, तो सेंटेंस आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज ए ऑफ पेज नंबर 72। पेज नंबर 72 में एक्सरसाइज ए में मैं सॉल्व कर रही हूँ पहला क्वेश्चन, दैट इज शी डैश टू फॉल डाउन द steep above. This is the question and you sorry not above, it is slope. क्या पूछा बेटा आपने? मैम स्टीप का मतलब क्या होता है? स्टीप का मतलब होता है गहरा, एकदम तीखा। स्टीप मतलब क्या होता है? गहरा, तीखा। ठीक है, चलो तो ये कह रहा है कि हाँ ये बिगिन है ना, यहाँ पर आपको बिगिन क्या दिया हुआ है? हिंट दिया हुआ है। बिगिन का सेकंड फॉर्म क्या होता है बच्चों? बिगिन का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बिगैन, और थर्ड फॉर्म बिगन। ठीक है, तो हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे? बिगैन वाली। ठीक है, शी क्या लगेगा यहाँ पे? वेरी गुड, बिगैन लगेगा। ठीक है, अब हमने इसको बिगन बना दिया। अब हम इसी का निगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे। बनाए? हाँ, अब इसका निगेटिव कौन बनाएगा? कौन बनाएगा इसका निगेटिव? अनन्या सिंह बनाएगी क्या? अनन्या बना लोगी बेटा? तो बताओ, अनन्या बना लोगी तो आंसर बताओ बेटा। हाँ बेटा बताओ। मे आई मत बोलो, एक आदमी का नाम ले लिया ना, मे आई मत किया करो। अनन्या टेल, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं फिर किसी और को बोलूं। Did she begin to fall down the step? गलत। कोई और? विवेक टेल।
She did not begin to head down the steps slow. वेरी गुड. शी डिड नॉट. अब इसमें क्या करोगे? बिगैन लगाओगे या बिगिन लगाओगे? नहीं, बिगिन लगाओगे बेटा. अभी तो मैंने बताया कि वर्ब की क्या लगेगी? नेगेटिव. शी did not begin. कुछ बच्चों ये थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिए, ठीक है. begin to fall down. She did not begin to fall down the steep slow. अब इसी का हम इंटरोगेटिव बना के दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है. सबसे पहले क्या लगा देंगे? डिड. डिड लगाएंगे, फिर लगाएंगे क्या? शी. ठीक. और इसके बाद क्या लगाएंगे? बिगिन लगाएंगे. बिगैन नहीं लगाएंगे. बिगैन कब लगेगा? केवल पॉजिटिव सेंटेंस में लगेगा. वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस में लगेगी. बिगिन टू फॉल. अरे बेटा एक सेकेंड, अभी आप अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लेना. डाउन द स्टीप स्लो. एक सेकेंड बेटा. हाँ आप बोलो. हाँ मैं बता रही हूँ बेटा. ये देखो, आप यहाँ से समझ जाओगे. ये देखो, इधर मैंने इंटरोगेटिव में क्या बताया था आपको कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की क्या? फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो मैंने क्या बनाया? डिड, शी, फिर बिगिन बना दिया, फिर टू फॉल डाउन द स्टीप स्लो. किसी को कोई कंफ्यूजन? अब सुन लो दोबारा. ये डिड जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये केवल और केवल निगेटिव और इंटरोगेटिव में ही आएगी, बाकी किसी में नहीं आएगी. केवल और केवल निगेटिव और इंटरोगेटिव में आएगी. निगेटिव वाले में डिड नॉट आएगा और इंटरोगेटिव में वो शुरुआत में आएगा. ठीक है. हाँ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. फिर से कान खोल के सुन लो. प्रेजेंट सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन उसी के निगेटिव और इंटरोगेटिव में से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. समझ में आया? देखो इसमें बिगिन का यूज किए हैं, इधर भी बिगिन का यूज करें हैं. ठीक है. आगे आप लोग कर लोगे कि फिर से बताना पड़ेगा इसे? हाँ, जॉब कौन पूछ रहा है? एक्सक्यूज मी मैम. विवेक पूछो बेटा. विवेक स्पीक अगेन. मैम हमें ये एक्सरसाइज कॉपी में लिखना है. नहीं बेटा, ये वाली एक्सरसाइज कॉपी में नहीं लिखनी है. ये वाली एक्सरसाइज करना होगा कॉपी में, बी वाली. रीराइट दीज सेंटेंसेस निगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म्स. ठीक है. पेज नंबर 73. ऑन पेज नंबर 73 निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है आपको. एक बना के दिखा दूं क्या? अगर आप लोग कहो तो मैं आप लोगों को एक बनाकर दिखा दूं. चलो मैं आप लोगों को एक वो वाला करके दिखा दे रही हूँ. एक प्लूरल वाला भी करके दिखा दे रही हूँ. एक सिंगुलर वाला हो गया ना, एक प्लूरल करके दिखा दे रही हूँ. प्लूरल में आपकी एक्सरसाइज बी में 5वां क्वेश्चन है. द बोटमैन रोड द बोट. ये है आपका सेंटेंस पॉजिटिव वाला. इसको निगेटिव बनाना है. क्या बेटा? मैम रोड की मीनिंग क्या
बेटा रोड मतलब होता है नाव को चलाना, जो आप लोग वो देखते हो क्या बोलते हैं बेटा उसको, जो नाव को हिलाने के लिए काम होता है, वो जो हैंडल होता है। अरे जो बोट में हैंडल नहीं होता है बेटा, उसको जिससे वो करते हैं फ्लैप करते हैं वाटर को, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोग समझ जाओ, ठीक है। उससे अगर किसी नाव को मतलब आगे बढ़ाते हैं तो उसको रोइंग बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। आगे चलूं? Yes, ma'am. हाँ, तो इसमें आपका द बोट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, द बोट में। अब देखो ये प्लूरल है, ठीक है। जब आपका प्रेजेंट था तो उसमें सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन सिंपल पास्ट में ऐसा कोई टेंशन नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल के लिए सेम नियम है, ठीक है। तो बोटमैन के साथ यहाँ पे क्या लगाओगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी हम इसका निगेटिव बना रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, लेकिन इसमें क्या लगाते हैं हम, डिड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डिड। डिड के साथ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन निगेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और ये क्या हो जाएगा, रो। द बोटमैन डिड नॉट रो द बोट। ये हो गया आपका निगेटिव प्रिपेयर। अब इसी का इंटरोगेटिव भी बना के दिखा देती हूँ आप लोग को। सबसे पहले डिड को क्या करेंगे, आगे ला देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे डिड द बोटमैन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म, हाँ, तो क्या लगेगी, रो द बोट, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। हो गया, आसान है कि नहीं, Yes, ma'am. हाँ। तो चले पास्ट कंटिन्यूअस की ओर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में जान लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होता क्या है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस का यूज हम कब करते हैं, जब कोई काम, कोई एक्शन, इट वाज हैपनिंग इन पास्ट, some particular day, some particular year, some particular time, but it was continuing that time, like आप बोलोगे, आपसे पूछा गया कि मम्मी शाम को 4 बजे क्या कर रही थी, तो आप क्या जवाब देते हो, मम्मी शाम को 4 बजे टीवी देख रही थी। तो तुम्हारे हिसाब से उस वक्त मम्मी कोई काम में क्या थी, इंगेज्ड थी, लगी हुई थी, कंटिन्यूअसली वो काम कर रही थी, वो एक्शन पास्ट में हो रहा था, इट वॉज हैपनिंग एट दैट टाइम। तो एट दैट टाइम आई विल यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। सो बाय दिस वे the sentence, let me give you one example that I have given you right now, that mummy was watching the TV, तो क्या हो जाएगा, मम्मी was watching the television, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सेंटेंस बनाना है। अब इसमें तुम लोगों का सिंगुलर और प्लूरल वाला झाम फिर से आ गया, ठीक है। इसमें सिंगुलर सेंटेंसेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक सेकेंड, हाँ, इसमें पता नहीं चलता कि काम खत्म हुआ है कि नहीं, बस इतना पता चलता है कि काम चल रहा था उस वक्त, जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो काम चल रहा था, ठीक है। जब चल रहा था वाली फीलिंग आए तो समझ जाना वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं मम्मी वॉज वॉचिंग द टेलीविजन है, तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस की, मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर जा रहे हैं। थोड़ी सी बच्चों स्पेलिंग्स रॉन्ग हो रही है क्योंकि यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा समझ जाना आप लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगुलर सेंटेंस के लिए लेंगे। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज, क्या लगाएंगे हम, वॉज,
प्लस लगाएंगे वर्ब, प्लस लगाएंगे आईएनजी, प्लस लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट, प्लस लगाएंगे वर्ब, प्लस लगाएंगे वर्ब, फिर प्लस लगाएंगे आईएनजी, प्लस लगाएंगे ऑब्जेक्ट। इतना आया समझ में? इतना आया बच्चे समझ में? Yes, ma'am. ओके, अब इसका हम निगेटिव बनाएंगे। एग्जाम्पल साथ में करा दें या लास्ट में कराएंगे? लास्ट में कराएंगे, ठीक है, देखते रहो। अब इसी का निगेटिव बनाएंगे तो सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर के लिए क्या बनेगा? सॉरी, Ma. सब्जेक्ट प्लस was प्लस not प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। This would be the formula of singular. Now let's see about the plural. Subject plus Plus verb one plus verb not verb, plus verb plus ing plus object. हाँ, प्लस ing प्लस object. Okay, so now let's move to the interrogative sentences. इंटेरोगेटिव में फॉर द सिंगुलर क्या आएगा? सबसे पहले क्या थी आपकी? वॉज। सबसे पहले क्या आएगा आपका? वॉज। वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बहुत तेज हो गए हो तुम लोग अब, है ना? फटाफट जवाब देने लगे हो तुम लोग, यही है। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। देन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कर लोगे? अब चले एग्जाम्पल की ओर। Yes, ma'am. सॉरी, पानी प्यास लग रही है। माय गॉड, कितना टाइम बचा है? 20 मिनट और बचा है। तो इसमें पहला आपका सेंटेंस दिया है, एक्सरसाइज सी है ये आपकी। एक्सरसाइज सी में पहला क्वेश्चन है आपका, द sheep dash near the river। ठीक, और हिंट है आपका ग्रेज। ठीक, हिंट इज ग्रेज। अब सबसे पहले हमें इसमें कंटिन्यूअस की तरह इसको फिल करना है, तो हमें ये जानना होगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। एक बात जान जाओ, शीप क्या होता है? प्लूरल और सिंगुलर दोनों होता है। ठीक है, तो आप वॉज लगाओगे या वर्ब लगाओगे, आपकी मर्जी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले लगा देंगे वॉज, फिर यहाँ पे क्या है? ग्रेज। ग्रेज में आईएनजी जोड़ दोगे, क्या हो जाएगा? ग्रेजिंग। क्या हो जाएगा? इजी है ना? तो अब इसी का निगेटिव बनाएं। तो क्या हो जाएगा? द शेप was not grazing near the river। वेरी गुड। अब इसी का
इंटेरोगेटिव बनाए? Yes, ma'am. Was Was sheep the grazing near the river? मुझे थोड़ा सा ये गड़बड़ चल रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रही है राइटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। हाँ, अभी हम लोग एक और सॉल्व कर लेंगे तो तुम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, अब एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी आप लोगों को कॉपी करनी है और सी वाली बुक में करनी है, ठीक है? हाँ, तो इसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन वॉज वाला हम कर चुके हैं, अब वर वाला करेंगे, ठीक है? वर वाला एक भी नहीं दिया है आपके बुक में। चलो कोई नहीं, वर वाला नहीं दिया है तो मैं क्यों कर देती हूँ। द चिल्ड्रन वर playing in the garden, ठीक है? इसका नेगेटिव बनाते हैं। The children were not playing in the garden. अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। The children were not playing in the garden. समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। वेरी गुड। वर द चिल्ड्रन playing in the garden? अरे तुम लोग तो मुंह जबानी बताने लगे हो आंसर, बहुत तेज हो गए हो क्या? लग रहा है सब बहुत तेज हो गए मेरे बच्चे। वेरी गुड, अगर तेज हो गए होते तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे लिए बड़ी हर्ष का विषय है, हर्ष। ठीक है, आगे बढ़े परफेक्ट की ओर, आगे बढ़े परफेक्ट की ओर। हाँ बेटा बोलो। हाँ सेल का मतलब क्या होगा? SAIL। सेल मतलब होता है बहना। सेल मतलब क्या होता है? बहना। जैसे क्या होता है ना, देखो एक होता है बहाना और एक होता है बहना, दोनों में फर्क है ना। बहाते कैसे किसी चीज को, जब हम किसी चीज को धक्का देकर पानी में ढकेलते हैं तो उसे कहते हैं बहाना। लेकिन जो शिप होते हैं बच्चों, शिप होते हैं ना बड़े बड़े, उनको कोई बहाता नहीं है, वो बहती हैं, तो वो सेल की जाती हैं। ठीक है, और जो बहाई जाती है जैसे ये रोइंग है, रोइंग मतलब क्या होता है? नदी में उस पानी वो नौका को बहाना हो गया वो। ठीक है, आया अंतर समझ में? So now we are going to study about past perfect tense. पास्ट परफेक्ट क्या होता है? जब कोई चीज, वैसे तो इसका यूज बहुत कम होता है लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ, जब हमें किसी पास्ट की घटना की हम बात कर रहे हैं लेकिन पास्ट के भी पास्ट की बात करने लगे तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता था बच्चों, कि जब हम प्रेजेंट में कोई चीज कर चुके होते थे तो हम उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते थे। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति भूतकाल में कोई काम कर चुका रहता है
ठीक है, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस हिंदी में बताती हूँ, जब तुम गोवा से लौटे मैं मार्केट जा चुका था। अब देखो, उसका गोवा से लौटना भी पास्ट में हुआ, लेकिन उससे भी पहले उसका मार्केट जाना हो गया था। दो एक्शन दोनों ही किसमें हुए हैं? पास्ट में हुए हैं, लेकिन उनमें से एक एक्शन उससे भी पुराना हो गया। उनमें से एक एक्शन उससे भी पुराना हो गया, तो और भी पुराना वाला जो एक्शन है उसके लिए हम ऐसे को दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। मैंने क्या बताया फिर से सुन लो। अगर कभी ऐसा हो कि हमें दो अलग अलग एक्शन जो पुराने समय में दिखाने हैं, तो ऐसे सही सिस्टम में हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी सेंटेंस बताया कि तुम्हारे गोवा से लौटने से पहले मैं मार्केट जा चुका था। क्लास इतनी बात समझ में आई कि कहाँ यूज होता है? Yes, ma'am. अब इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। I had gone to the market before you arrived from गोवा। सेंटेंस ये हुआ बच्चों। अब देखो इस सेंटेंस में आप एक सेंटेंस में हैड गॉन का यूज देख रहे होगे, दूसरे सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज देख रहे होगे। ठीक है, तो इन दोनों एक्शन में इसको जोड़ने के लिए हमने किसका यूज करा है? बिफोर। कई बार हमें आफ्टर का यूज भी करना होगा। ठीक है, याद रखना। अभी सुनो, तो हमने जो एक्शन बाद में हुआ है, तो कौन सा पहला एक्शन पहले हुआ था? वो मार्केट पहले चला गया था। दूसरा एक्शन कब? और उसके बाद कौन सा एक्शन हुआ? ये वाला। तो ये वाला हमारे लिए ज्यादा नया है और ये वाला हमारे लिए ज्यादा पुराना है। ज्यादा पुराना कौन सा है एक्शन बच्चों? ज्यादा पुराना एक्शन कौन सा है? ये मार्केट वाला या गोवा वाला? हाँ, तो ये ज्यादा पुराना, जो एक्शन ज्यादा पुराना होगा उसी में फॉर्मूला लगेगा। जो एक्शन ज्यादा नया होगा उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करके उसे सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अब देखो आपके बुक में एग्जाम्पल्स दिए होंगे। आपकी बुक में ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसके नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस सेंटेंस की, और आप लोगों का लेवल अभी थोड़ा छोटा है, इसलिए आपको सिंपल सेंटेंसेस ही बनाए गए हैं। जैसे देखो एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं आप लोगों को लिख के दिखा दूँ कि द फ्लाइट बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, पर समझ आना, ये फ्लाइट लिखा हुआ है। हैड लैंडेड व्हेन आई रीच्ड द एयरपोर्ट। अब देखो इसमें इसका मतलब क्या है, अब मैं थोड़ा सा मतलब समझा दूं, समझ जाओगे कि फ्लाइट लैंड कर चुकी थी जब तुम एयरपोर्ट पहुंचे। तो इसमें से दो एक्शन हुए हैं और दोनों पास्ट में हुए हैं। अब तुम लोग बताओ मुझे ज्यादा पुराना एक्शन कौन सा है, फ्लाइट का लैंड होना या एयरपोर्ट पे मेरा आना? फ्लाइट का लैंड होना बच्चों ज्यादा पुराना
ज़्यादा पुराना है, मतलब मेरे एयरपोर्ट पे पहुंचने से जब मैं पहुंचा, इसका अर्थ क्या है, मैं जब एयरपोर्ट पहुंचा वहां पर फ्लाइट लैंड हो चुकी थी। तो इसका मतलब कौन सा एक्शन पहले हुआ, फ्लाइट वाला एक्शन पहले हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आपके एग्जाम में आएगा। आप लोगों को ये निगेटिव और इसको करने में उतना नहीं आएगा, निगेटिव और इंटेरोगेटिव, लेकिन आप लोगों को मैं इसका निगेटिव और इंटेरोगेटिव करके दिखा दे रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता दे रही हूँ। बच्चों इसमें सिंगुलर और प्लूरल के लिए सेम फॉर्मूला लागू होता है, मतलब दोनों के लिए ही सेम लगता है। पास्ट कंटिन्यूअस अभी हम पढ़ रहे थे, उसमें सिंगुलर के लिए वॉज लगता था और प्लूरल के लिए वर लगता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा वर वधु वाला कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर दोनों के लिए ही एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसके भी मुंह से आवाज निकल रही है काइंडली स्टॉप योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल म्यूट यू। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्वाइट। ओके, सो द फर्स्ट वन इज, नहीं ये फ्लाइट वाला दोबारा नहीं करेंगे, सगारिका वाला करेंगे। सेकंड वाला है बच्चों ई वाले एक्सरसाइज का, ये सेकंड है। सगारिका, सगारिका डैश द हाउस व्हेन आई रीच्ड हर प्लेस। जब मैं उसके घर पहुंचा तो सगारिका अपने घर पहुंच चुकी थी। तन्मय म्यूट योरसेल्फ। अब इसमें क्या करना है, सगारिका सिंगुलर है या प्लूरल है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सगारिका के साथ क्या लगा देंगे, हेड लगा देंगे। क्या लगाएंगे, हेड। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसमें एग्जांपल सॉरी आपका हिंट दिया है लीव, हिंट आपका दिया है लीव। लीव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट। तो यहाँ क्या लगाएंगे, लेफ्ट। क्या लगाएंगे, लेफ्ट। सगारिका हैड लेफ्ट the house when I reached her place. So by this way we have completed past perfect tense. In the next class I hope we will also complete future tense. So for today this much only. I hope you all have enjoyed this class and you have learnt a lot. So kindly read, don't waste your time at your home. Keep studying. Okay, thank you everyone.